नमस्कार। आज के व्याख्यान का शीर्षक है मॉनसून अध्ययन में उपग्रह डेटा का अनुप्रयोग। तो सर्वप्रथम ये देख लेते हैं कि मॉनसून कैसे परिभाषित किया जा सकता है। मॉनसून एक ऐसी प्रणाली है जहां हवाओं और वर्षा स्वरूप में बदलाव देखा जाता है। यह एक जलवायु संबंधी विशेषता है जो लगभग आधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को आच्छादित करता है और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की 65% आबादी रहती है। मॉनसून के कारण ही हमें जो कृषि प्रणालियां हैं उसके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाता है। मॉनसून को वैसे तो परिभाषित करने के लिए मानदंड हैं, पर उनमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है रैमेज के द्वारा दिया गया शास्त्रीय मानदंड। इस मानदंड के अनुसार अगर चलित हवा की दिशा जनवरी और जुलाई के महीने के बीच में कम से कम 120 डिग्री तक बदल जाती है, प्रचलित हवा की दिशा जनवरी और जुलाई में कम से कम 40% समय तक बनी रहे, औसत हवा की गति 3 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो और जो दबाव का पैटर्न है वह स्थिरता की कटौती पर खरा उतरना चाहिए। तो जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, ये मानसून क्षेत्र पर लागू होने वाला जो शास्त्रीय मानदंड है उसको यहाँ पे पीतवर्ण क्षेत्र से दिखाया गया है। और अगर इस चित्र को हम देखें तो हमारा जो भारतीय क्षेत्र है वह भी इस मॉनसून परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे ही मार्च और अप्रैल के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप गर्म होने लगता है। इस कारण से इस क्षेत्र के ऊपर निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनने लगता है और इसी के साथ हम वर्ष का उच्चतम सतह का तापमान भी मई के महीने में भी यहाँ पे देखते हैं। समुद्री क्षेत्र की जो ताप क्षमता होती है वह अधिक होती है और जो लैंड रीजन है, जो भूमि का क्षेत्र है, उसकी ताप क्षमता कम होती है। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन दिनों में जब हमारे पास सेम तरह का प्रकाशित वितरण या सूर्य विकिरण होता है, सेम या एक ही प्रकार की गर्मी मिलने के बावजूद भी जो भूमि का क्षेत्र है वह अधिक गर्म हो जाता है और समुद्र का क्षेत्र कम गर्म होता है। इस प्रकार से यहाँ पर भूमि और समुद्र के बीच में एक थर्मल कंट्रास्ट स्थापित हो जाता है। तो भूमि के सतह के तापमान और समुद्र की सतह के तापमान में अंतर के कारण इस तापमान के परिणाम स्वरूप समुद्र से भारतीय भूमि के क्षेत्र हवाएं चलने लगती हैं। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ भी कहा जाता है, वह उत्तर की ओर पलायन करता है। नॉर्मली वह क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश पर रहता है, पर चूंकि भूमि का तापमान अधिक हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो वह क्षेत्र उत्तर की ओर मूव करता है। और जैसे ही ये हवाएं, जो कि दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं होती हैं, जो कि समुद्र के क्षेत्र से भारतीय भूमि की तरफ चलती हैं, ये इस चलने के दौरान समुद्र क्षेत्र से नमी ले लेती हैं और पर्वतीय अवरोध जो कि यहाँ पर है हिमालयन रीजन और हिंदू कुश, वह समुद्र से आने वाली इन हवाओं को यहीं पर रोक लेता है और इस कारण भारतीय भूमि क्षेत्र में यह नमी वर्षा के रूप में मुक्त होती है। और इस तरह का जो मौसम है या वर्षा ऋतु हम 4 महीने तक लगातार महसूस करते हैं और देखते हैं। इस चित्र में जुलाई के महीने में NCEP डेटा के आधार पर सतह के दबाव के क्षेत्र को दिखाया गया है। यह एक स्थानिक वितरण है जो कि पूरे ग्लोब पर दिखाया गया है और अगर हम विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र को देखें तो यह हिंद महासागर क्षेत्र है और ये भारतीय भूमि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मानसून स्थापित होने के बाद जब हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है इस प्रकार से, और यहाँ पर समुद्र पर उच्च दबाव का क्षेत्र देखा जा सकता है और निम्न दबाव का क्षेत्र भूमि के क्षेत्र पर देखा जा सकता है। तो यह हवाएं जब उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर चलती हैं, तब यह यहाँ से नमी अवशोषित करती हैं और इस भूमि क्षेत्र पर इस नमी को वर्षा के रूप में मुक्त करती हैं। और इस तरह की व्यवस्था जून से लेकर सितंबर तक शुरू होने वाले वर्षा ऋतु के लिए लगातार जारी रहती है। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की एक और उल्लेखनीय विशेषता है जो कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाई गई है और इस चित्र को वैश्विक अवक्षेपण
जलवायु विज्ञान परियोजना, जिसको जीपीसीपी के नाम से जाना जाता है, यह रेनफॉल का डेटा देता है। तो यहाँ पर जुलाई महीने के लिए वर्षा के मानक को दिखाया गया है और ये पूरे ग्लोब पर दिखाया गया है। पर विशेष रूप से अगर हम भारतीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर हमें अत्यधिक वर्षा के दो अलग अलग रीजन या क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक हिंद महासागर क्षेत्र पर और दूसरा रीजन हमें भारतीय क्षेत्र पर दिखाई देता है। यह जो विशेषता है इसको हम ITCZ डुअल बैंड विशेषता के रूप में जानते हैं और ये भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मानसून के मौसमी बदलावों की विशेषता जो कि विभिन्न प्रकार के भौतिकी कारकों के द्वारा उत्पन्न होती है, वह भौतिक कारक हैं तेज मौसमी हवाएं और ग्रीष्मकालीन वर्षा और एक शुष्क प्रकार की सर्दी जो कि हम भारतीय क्षेत्र पर देखते हैं। और ये जो परिवर्तन है जो हमें एक साल के दौरान देखने के लिए मिलते हैं, ये निम्नलिखित जो अवयव हैं, ये भौतिक अवयव हैं, इनके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव है वो है भूमि और समुद्र तापमान का विरोधाभास, जो कि थर्मल कंट्रास्ट के रूप में हम उसको जानते हैं। फिर ग्रहों का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्षांश पे घूमना, नमी जो कि हमें समुद्री सतह से मिलती है, और पर्वत विज्ञान, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर हिमालयाज है और उत्तर के क्षेत्र में भी हिमालय है और हिंदू कुश। यह सभी पर्वत अवरोध हैं जो कि वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत मौसम विभाग ने कुछ मापदंडों को परिभाषित किया है जिनका उपयोग मॉनसून के आगमन यानी कि भारतीय क्षेत्र में मॉनसून की शुरुआत, इनकी घोषणा करने के लिए इन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें जो विशेष रूप से मापदंड है वो है वर्षा आधारित मापदंड, फिर वायु और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन OLR। इन मापदंडों के अनुसार अगर हम वर्षा को देखें तो यदि 10 मई के बाद उपलब्ध 14 स्टेशन में से 60% यह स्टेशन जो कि हैं मिनीकॉय, अमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालुर, कोल्लम, अलापुजा, कोट्टयम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड, थलासेरी, कन्नूर, कुडुलु और मैंगलोर, अगर यहाँ पर वर्षा 2 दिनों तक लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश यहाँ पर इन सभी स्थानों पर रिपोर्ट की जाती है तो केरल में बारिश की शुरुआत दूसरे दिन से घोषित की जा सकती है। पर इसके साथ साथ और भी मापदंड हैं, वो भी पूरे होने चाहिए। जो अतिरिक्त मापदंड है वो है पश्चिमी हवाओं की गहराई, भूमध्य रेखा से अक्षांश 10 डिग्री उत्तर तथा 55 डिग्री पूर्व से 80 डिग्री पूर्व अक्षांश से घिरे क्षेत्र पर 600 HPA यह प्रेशर का वितरण है ऊंचाई के अनुसार। 600 HPA तक अगर यह गहराई बनी रहे तो आंचलिक हवा की गति जो कि 5 से 10 डिग्री उत्तर तथा 70 से 80 डिग्री पूर्व 925 HPA पर 15 से 20 किलोनॉट के या नॉट्स के होना चाहिए, तब यहाँ पर हम मॉनसून की शुरुआत और प्रगति को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त OLR को भी देखना है, तो OLR का डेटा हमें उपग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। भारतीय क्षेत्र के लिए इनसेट से व्युत्पन्न आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन और विकिरण का मान जो कि 5 से 10 डिग्री उत्तर और 70 से 75 डिग्री पूर्व सीमित क्षेत्र में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से अगर कम है और ये तीनों के ही तीनों मापदंड सेटिस्फाई होते हैं तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मॉनसून की शुरुआत की घोषणा भारतीय क्षेत्र पर करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून की वापसी के लिए भी कुछ और मापदंड परिभाषित किए हैं और इन मापदंडों के अनुसार अगर 1 सितंबर के बाद भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम भाग से लगातार 5 दिनों तक क्षेत्र में वर्षा की गतिविधि का अंत हो जाए, निचले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में 850 हेक्टापास्कल और उसके नीचे में प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की स्थापना हो जाए और उपग्रह से प्राप्त जल वाष्प इमेजरी
और टेफीग्राम आधारित अनुमान की नमी की मात्रा में, मतलब भूमि के क्षेत्र पर नमी की मात्रा में अगर काफी कमी आ जाती है तो भारतीय क्षेत्र से मॉनसून की वापसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। इस चित्र में मॉनसून की शुरुआत की तारीखें और वापसी, इनकी तारीखों का जलवायु संबंधी औसत दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जलवायु संबंधी अगर औसत को अगर हम देखेंगे तो भारतीय क्षेत्र पे नॉर्मली 1 जून को मॉनसून का आगमन होता है और 15 अक्टूबर तक संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मॉनसून की वापसी हो जाती है। इस चित्र विशेष में 1870 से लेकर भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून वर्षा की दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता को दिखाया गया है। इन दीर्घकालीन आंकड़ों के आधार पर, जैसा कि आप देखेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है 1870 से लेकर 2018 तक इस आंकड़े को प्लॉट किया गया है और यहाँ पर कुछ इसके स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं जो कि दिखाई गई हैं इस चित्र के ऊपर। तो दीर्घकालिक आंकड़ों के आधार पर अगर हम औसतन भारतीय क्षेत्र में 4 महीने लंबे मौसम के दौरान, 4 महीने लंबे का मौसम जो कि जून से स्टार्ट होता है और सितंबर में खत्म होता है, इस दौरान जहाँ पे नॉर्मली जो वर्षा है वो 852.3 मिलीमीटर होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जलवायु संबंधी औसत के संबंध में प्रत्येक वर्ष वर्षा के प्रतिशत विचलन के आधार पर, इस विचलन के आधार पर हमने यहाँ पे काफी सारी विसंगतियां देख सकते हैं जो कि दिखाई गई है। और इस प्रतिशत विचलन का उपयोग सामान्य से अधिक वर्षा और सामान्य से कम वर्षा को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो हरे रंग के बार दिखाए गए हैं, ये सभी वह वर्ष हैं जब जब भारतीय क्षेत्र पर अधिक वर्षा हुई थी, और जो ये लाल रंग के बार हैं, ये सभी वह ईयर हैं या साल हैं जब जब भारतीय क्षेत्र पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई थी। और अगर हम इतने सारे सालों का ये वितरण देखें तो पिछले लगभग 120 से 40 साल के अंतराल में जो एक्सेस ईयर्स हैं, करीब 20 साल ऐसे हैं जब जब अत्यधिक वर्षा हुई है और करीब 27 साल ऐसे हैं जब जब सामान्य से कम वर्षा भारतीय क्षेत्र पर दर्ज की गई है। अब हम देखेंगे कि सैटेलाइट के डेटा का हम किस तरीके से मॉनसून के अध्ययन में अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सैटेलाइट का आधारित जो डेटा है उसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट डेटा से हमें विस्तारित स्थानिक आवृत्त क्षेत्र पर एक डेटा मिल जाता है, बीम अवरोध की समस्या भी नहीं होती है और अंशांकन की कम आवश्यकता हमें सैटेलाइट के डेटा के साथ होती है, क्योंकि सैटेलाइट पर केवल एक उपकरण होता है जिसके द्वारा अंशांकन किया जा सकता है और जमीनी आधारित अनुमानों का सैटेलाइट डेटा पूरक होता है, इसलिए हम सैटेलाइट डेटा सेट को प्रयोग कर सकते हैं। इस चित्र में भारतीय क्षेत्र में 8 जून को मॉनसून की शुरुआत देखी जाती है। यह 2014 है और अगस्त तक का ये स्थानिक वितरण यहाँ पर इस सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। ये वैश्विक वर्षा मिशन जीपीएम, उसके माध्यम से मॉनसून सीजन में जो संचित वर्षा है 4 से 11 अगस्त के दौरान, उसका यहाँ पे एक्यूमुलेटेड टोटल रेनफॉल इस क्षेत्र पर इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे कि इस व्याख्यान के शुरुआत में ही बोला गया था कि पर्वतीय अवरोधों वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा भारतीय क्षेत्र में दर्ज की जाती है। तो ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन है जहां पर काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में भी अच्छी खासी वर्षा होती है। हालांकि इस टाइम पीरियड में यहाँ पर अत्यधिक वर्षा दर्ज नहीं की गई है। अत्यधिक वर्षा सिर्फ यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स रीजन में और सेंट्रल इंडियन रीजन में देखी जा सकती है। इसी प्रकार जैसे कि बताया गया है कि जीपीएम डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम हर दिन यह डेटा हमें 10 किलोमीटर के स्थानिक वितरण पर उपलब्ध होता है और यह डेटा हर आधे घंटे पर भी प्राप्त किया जा सकता है।
सो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वर्षा के अध्ययन हेतु डेटा सेट्स को इस तालिका में दिखाया गया है। ये विभिन्न प्रकार के डेटा सेट हैं जिनका अलग अलग स्थानिक वितरण है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी और आवृत्ति जिसके आधार पर ये डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और अलग अलग जो डेटा के स्रोत हैं जिसके माध्यम से इस डेटा को तैयार किया गया है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो इन सभी डेटा के अलावा अगर हम बहुत ही छोटे स्केल पर वर्षा का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनसेट 3D और 3DR व्युत्पन्न डेटा सेट का हम उपयोग कर सकते हैं। और यह डेटा सेट 2013 के बाद से 5 किलोमीटर के सर्वोत्तम रेजोल्यूशन और हर आधे घंटे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो GPI का डेटा है जो कि 2013 के बाद से उपलब्ध है वो 1 कोर्स रेजोल्यूशन पर हमको मिल जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म का एक दीर्घकालिक वर्षा के परिवर्तन का अध्ययन हम सैटेलाइट डेटा के माध्यम से कर सकते हैं। इस चित्र में यह 2022 के मॉनसून की शुरुआत को सैटेलाइट डेटा के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर भूमध्य रेखा को पार करता हुआ प्रवाह हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये तेज हवाएं और जो कि इस अगर हम कलर बार के साथ मैच करें तो 14 मीटर पर सेकंड तक की हवाएं इस विशेष क्षेत्र में दर्ज की जा सकती हैं जिसको सोमाली जेट के नाम से भी जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा को पार करता हुआ प्रवाह जो कि हमारे भारतीय क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब यहाँ पर दबाव क्षेत्र में अंतर स्थापित होता है और थर्मल कंट्रास्ट स्थापित होता है तो यह हवाएं भूमध्य रेखा को पार करते हुए हमारे भारतीय भूमि क्षेत्र की ओर प्रचलित होती हैं और इस चलन के दौरान ये यहाँ से नमी भी अवशोषित करती हैं। तो इसके लिए हमें ये अत्यधिक हवाएं की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि मॉनसून सिस्टम को भारतीय क्षेत्र पर स्थापित करना और फिर उसको 4 महीने तक यहाँ पर स्थिरता की कसौटी पर खरा उतरना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। सो सकारात्मक भंवर जो कि यहाँ पर देखे जाते हैं कम OLR और बढ़ी हुई वर्षा, यहाँ पर रिलेटिव वोटिसिटी जो कि सकारात्मक भवक है जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है मॉनसून के लिए। और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है OLR जो कि काफी कम हो जाता है, ये एक प्रॉक्सी होती है रेनफॉल के लिए। OLR तभी कम होता है जब आकाश में अत्यधिक बादल उपस्थित हो तो उस कारण यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन में देखने के लिए मिलता है। और ये हम देख सकते हैं जो 2022 में मॉनसून का आगमन भारतीय क्षेत्र पर 29 मई को किया गया था और यह चित्र 29 मई और 28 मई के ही हैं। अगर इसमें हम देखें तो जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दी गई जो परिभाषा है भारतीय मौसम के आगमन के लिए वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड रेनफॉल देख सकते हैं और जो कुछ स्टेशंस के नाम बोले गए थे उन पर भी अगर हम इनका रेनफॉल का वितरण देखेंगे जो कि मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगी। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एक्यूमुलेटेड रेनफॉल का मोमेंट और उसके अलावा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का जो परिवर्तन है जो ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। सो IMD ने 29 मई 2022 को मॉनसून की शुरुआत की घोषणा भारतीय क्षेत्र पर की थी और यहाँ पर किस तरीके से यह वर्षा समुद्री क्षेत्र से होते हुए हमारे भूमि क्षेत्र की ओर अवतरित होती है। और ये एक तरीके से जो हमने कर्व देखे थे भारतीय मॉनसून के आगमन की तारीखों के अनुसार उस प्रकार से ये भारतीय क्षेत्र को आच्छादित करते हुए चली जाती है। अब इस चित्र में हम जैसे कि बताया गया था कि 29 मई को भारतीय क्षेत्र पर मॉनसून का आगमन डिक्लेयर किया गया था 2022 में और जैसे कि परिभाषा दी गई है वर्षा लगातार 2 दिनों के लिए 2.5 मिलीमीटर से अधिक होनी चाहिए और उसी प्रकार से लॉन्ग वेव रेडिएशन में भी एक काफी बदलाव देखा जाए। तो यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन काफी कम हो जाता है और वर्षा में अत्यधिक वर्षा यहाँ पे देखी जा सकती है। उसी प्रकार से जो 30 और 29 से 30 तारीख के बीच में यहाँ पे वर्षा अधिक दर्ज की जाती है इन स्टेशन के ऊपर। उसी प्रकार से जो और भी 4-5 स्टेशन है वहां पर भी सेम तरह का पैटर्न यहाँ पे नोट किया गया है जो कि दर्शाया गया है। यह सभी जो वितरण है ये इनसेट के माध्यम से जो डेटा प्राप्त किया गया है उन पर दिखाया गया है। और जो ये क्षेत्र है वो है कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और मीनाकोय
इनके अनुसार से हम देख सकते हैं कि दैनिक OLR की समय श्रृंखला और GPI वर्षा की समय श्रृंखला ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किस प्रकार यहाँ पे वर्षा का जो वैल्यू है, जो वर्षा का मान है वो 2.5 मिलीमीटर से अधिक है। और इसी कारण 29 मई 2022 को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारतीय मानसून आगमन की तारीख को डिक्लेयर किया गया था। और ये 2023 में मॉनसून की प्रगति को दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यह साइक्लोन विपर्जॉय है और मूव करेगा तो उच्च मात्रा में वर्षा इस साइक्लोन के ट्रैक पर देखी जा सकती है। और विपर्जॉय के भारतीय क्षेत्र में भूस्खलन के बाद और जब भी इसने भारतीय क्षेत्र में एंटर किया, इसके बाद भारत में अच्छी मात्रा में वर्षा लैंड रीजन पर रिकॉर्ड की गई थी। और 2 अगस्त 2023 तक अगर हम ये वितरण देखें वर्षा का भारतीय क्षेत्र में, तो काफी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा विपर्जॉय के कारण भी मॉनसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। अब यहाँ पर हमने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से प्राप्त चित्र का यहाँ पे दर्शाया गया है। यह जो डेटा है ये TRMM सैटेलाइट से प्राप्त 2B31 डेटा है, जो कि मॉनसून सीजन का माध्य है। करीब करीब 15 साल के डेटा का यहाँ पर औसत दिया गया है और जिसको यहाँ पर भारतीय हिमालय क्षेत्र पर दिखाया गया है। यह डेटा चूंकि हाई रेजोल्यूशन पर उपलब्ध है, जो कि 5 किलोमीटर की समान दूरी पर हमें डेटा उपलब्ध हो जाता है। इस डेटा के माध्यम से हमें एक काफी अच्छी जानकारी मिलती है, वह यह है कि उत्तराखंड में जो वर्षा का वितरण है, स्थानिक वितरण, यह दोहरी बैंड संरचना के द्वारा परिभाषित किया जाता है, क्योंकि ऐसी 2 बैंड हैं जहां पर अत्यधिक रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। पर इस तरह का दोहरी बैंड संरचना का वितरण हम और किसी और क्षेत्र में हिमालयन रीजन में नहीं देखते हैं। ये एक उत्तराखंड क्षेत्र की काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस तरह का जो वितरण हमें सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो हमें किसी और डेटा जैसे कि जो रेन गेज के आधारित हम वर्षा का अनुमान लगाते हैं या वर्षा के रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो डेटा एक कोर्स रेजोल्यूशन पे उपलब्ध होता है, यानी कि 25 किलोमीटर या फिर रेन गेज जहाँ जहाँ पे लगाए गए हैं वहां का ही डेटा होता है। तो हमें एक तो स्थानिक वितरण नहीं मिल पाएगा अगर हम सिर्फ रेन गेज का ही डेटा ले लें या फिर AWS का, और अगर उसका हम इंटरपोलेटेड डेटा ले लें तो वह काफी कोर्स रेजोल्यूशन का है। तो इस तरह की संरचना, जैसे कि आप यहाँ पे इन दोनों चित्रों में तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें दोहरी बैंड की संरचना दिखाई देती है जो कि सैटेलाइट से प्राप्त है और 5 किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन वाला ये डेटा है। और उसी के अनुसार अगर हम इसकी तुलना करें IMD भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त किया गया इंटरपोलेटेड डेटा सेट, जो कि 25 किलोमीटर की समान दूरी पर उपलब्ध है, यहाँ पर ऐसी कोई भी हमें डबल बैंड स्ट्रक्चर या डुअल बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पे रेनफॉल की हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो हमें बहुत ही फाइन रेजोल्यूशन का जो भी हमें अध्ययन करना है, उसके लिए हमें सैटेलाइट डेटा सेट काफी अधिक हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान हमें कई प्रकार की परिवर्तनशीलता का भी हम अनुभव करते हैं। ये जो परिवर्तनशीलता होती है, एक तो होती है वर्षा की अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता। इस परिवर्तनशीलता के अनुसार वर्षा के वार्षिक चक्र में भिन्नताएं जो असामान्य रूप से गीले या सूखे वर्ष पैदा करती हैं, आमतौर पर एनसो से जुड़े समुद्र सतह तापमान भिन्नता या हिंद महासागर में अंतर्निहित परिवर्तनशीलता से परिभाषित होता है या प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता, यह है मौसम के भीतर वर्षा परिवर्तनशीलता जिसके कारण 20 से 40 दिन का सूखा या बाढ़ की अवधि, और इनको हम और अधिक शब्दों में कह सकते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय मॉनसून, इस तरह की परिवर्तनशीलता भी हमें मॉनसून के दौरान देखने के लिए मिलती है। फिर आती है दैनिक परिवर्तनशीलता, दिन के दौरान होने वाली वर्षा में उतार चढ़ाव और दिन रात के चक्र में भिन्नता, यह भी एक वर्षा की परिवर्तनशीलता है। इसका अतिरिक्त अत्यधिक वर्षा की घटनाएं या फिर बादल फटने की घटनाएं, तो ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं ये 5% या उससे ही कम समय पर देखने के लिए मिलती हैं। और बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं यह है अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। और भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार अगर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे के बराबर या उससे अधिक की वर्षा किसी भी एक छोटे से क्षेत्र में हो तो उसको बादल का फटना माना जा सकता है।
अब वर्षा की परिवर्तनशीलता की निगरानी करने के लिए काफी सारी हमारे पास परिभाषाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर हम अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता को देखना चाहें तो उसके लिए हम उपग्रह से प्राप्त डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दीर्घकालिक वर्षा ऋतु का औसत देखें तो जो वेस्टर्न घाट्स रीजन है वहां पर काफी अत्यधिक वर्षा होती है, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे भी अत्यधिक वर्षा का होना पाया जाता है। जो भारतीय सेंट्रल इंडियन रीजन है जिसको हम मध्य भारत क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे करीब करीब इस बड़े से रीजन के अंदर एक जैसी वर्षा होती है जो कि 8 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से नोट की जा सकती है। क्योंकि ये दीर्घकालिक औसत है, पर हर हर ईयर में या हर साल में हमें इस तरह का वितरण देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ वर्ष होते हैं फ्लड ईयर्स और कुछ वर्ष होते हैं ड्रॉट ईयर्स। सो ये इन सभी चीजों को परिभाषित करने के लिए जो भारतीय मौसम विभाग ने परिभाषा दी है, उनके अनुसार अगर हम सैटेलाइट डेटा सेट का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो 1998 से 2013 के बीच में जो हमने समय अवधि ली है, और हमने ये जो डिविएशन है मॉनसून सीजन रेनफॉल का दीर्घकालिक औसत से, उनके अनुसार हमें ये कुछ ऐसे ऐसे साल मिलते हैं जब या तो सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी या सामान्य से अधिक। सो इस परिभाषा के अनुसार जो 2000, 2002, 2004 और 2009 के लिए जो ये सामान्यकृत इकाई जो कि -1 के बराबर है या उससे कम है, इन सभी वर्षों को सूखा का वर्षा माना गया है, सूखा का साल माना गया है। और वर्ष 2006 और 2011 में जो कि नॉर्मलाइज इंडेक्स है जो कि वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, यह +1 से या तो बराबर है या उससे अधिक है। तो इस समय अवधि के दौरान ये जो 2 साल हैं 2006 और 2011, मध्य भारत क्षेत्र पर इन दोनों ही साल को बाढ़ का वर्ष माना जा सकता है। सो इस प्रकार से जो सैटेलाइट से प्राप्त डेटा सेट है उससे हम अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु के जो दौरान हमें अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता देखने के लिए मिलती है, उसका भी अध्ययन हम सैटेलाइट से प्राप्त डेटा सेट के माध्यम से कर सकते हैं। सो अंतर मौसमी जो परिवर्तनशीलता है उसको पहले भी व्याख्यायित किया गया है। ऐसी जो प्रमुख विशेषता है जो कि 10-20 दिन और 30 से 60 दिन के दौरान हमें भारतीय क्षेत्र पर देखने के लिए मिलती हैं। सो 10 से 20 दिन की जो आवधिकता का प्रसार है वह आमतौर पर पश्चिम की ओर होता है। सो इस तरह की जो परिवर्तनशीलता है वो पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, जिसको भी पुराने शोध पत्रों में भी दिखाया गया है और परिभाषित किया गया है। और जो 30 से 60 दिन की जो आवधिकता होती है उसका प्रसार उत्तर की ओर होता है, और इसको हम ITCZ का जो मूवमेंट भारतीय क्षेत्र पर होता है उसके साथ भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। सो 30 से 60 दिनों का जो ग्रीष्म मानसून का जो विराम काल होता है, ये उसका प्रतिनिधित्व ये वाली आवृत्ति करती है। और जो 10 से 20 दिनों का जो सक्रिय चक्र होता है, ये हमारे एक्टिव मानसून स्पेल से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ शोध हैं जिसमें ये भी दिखाया गया है कि जो सक्रिय और विच्छेदित चक्र होते हैं, उनका संबंध एरोसोल से भी होता है। एरोसोल वो कण है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सैटेलाइट डेटा सेट का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जो 10 से 20 दिन की परिवर्तनशीलता और 30 से 60 दिन की परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर हमने सैटेलाइट से प्राप्त डेटा जो कि समुद्री सतह का तापमान TMI से प्राप्त किया गया है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ पे हायर सैटेलाइट से लिया गया है, और रेनफॉल को हमने यहाँ पे TRMM से लिया है। तो ये सभी डेटा सेट यह बताने में सक्षम होते हैं कि जो ये प्रवाह है 30 से 60 दिन का प्रवाह जो होता है समुद्री सतह के तापमान का, वो भी हमें अच्छे खासे तरीके से सैटेलाइट का डेटा दिखाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त GPCP से प्राप्त जो डेटा सेट है वो भी भारतीय क्षेत्र पर जो विशेष रूप से ये मध्य भारत क्षेत्र पर प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे एक्टिव स्पेल जब भी ये मानकीकरण जो है, जब भी ये +1 से अधिक होता है वह सभी स्पेल जो है एक्टिव स्पेल के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, और जब भी ये मान की -1 से छोटा हो या उसके -1 के बराबर हो तो उन सभी दौरानों को हम निष्क्रिय चक्र या फिर ब्रेक स्पेल कहते हैं। तो GPCP के डेटा के माध्यम से भी 10 से 20 दिन का जो अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता है और 30 से 60 दिनों की परिवर्तनशीलता है, यानी कि सक्रिय चक्र और निष्क्रिय चक्र मानसून मौसम के दौरान वो अच्छे प्रकार से सैटेलाइट के डेटा के माध्यम से देखा जा सकता है।
और सक्रिय विच्छेदित चक्रों की पहचान के लिए भारत मौसम विज्ञान ने विभाग ने एक परिभाषा भी दी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनकी जो गणना है, एक राजीवन एट अल का शोध पत्र है, उसके द्वारा परिभाषित की गई है। इसमें उपग्रह डेटा का प्रयोग किया गया है और इसमें जो है की परिभाषा है उसके अनुसार यदि किसी भी क्षेत्र में अपने स्वयं के दैनिक मानक विचलन द्वारा मानकीकृत औसत दैनिक वर्षा विसंगति लगातार 3 दिनों या उससे अधिक के लिए अगर बनी रहती है, अगर ये विसंगति +1 से अधिक हो और 3 दिन तक लगातार बनी रहे तो उसको हम सक्रिय चक्र कहते हैं। और अगर यह विसंगति -1 हो या फिर उससे कम हो और लगातार 3 दिन या उससे अधिक बना रहे तो उसको हम मॉनसून का विच्छेदित या फिर निष्क्रिय चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर जीपीसीबी डेटा को ही दिखाया गया है। और इसका अगर हम स्थानिक वितरण देखें तो जो संयुक्त सक्रिय चक्र है उसमें लगभग पूरे भारतीय क्षेत्र पर अब आप अच्छी खासी वर्षा को देख सकते हैं, जबकि यह जो विच्छेदित चक्र है या फिर निष्क्रिय चक्र या फिर जिसको हम ब्रेक स्पेल कहते हैं उसके दौरान खासकर जो मध्य भारत क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं देखी जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो 10%, 50% और 90% वर्षा का जो आकलन भारतीय क्षेत्र पे किया जाता है उसके लिए और भी अधिक परिभाषाएं भी दी गई हैं और इनको अलग अलग नाम से परिभाषित किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर जून जुलाई अगस्त का औसत देखें जो कि दीर्घकालिक औसत है, उसमें हम पाएंगे कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसमें उत्तराखंड रीजन में अधिक वर्षा होती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये दीर्घकालिक औसत है और उसके बाद होती है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और लद्दाख में काफी कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पर अगर हम देखें कि पिछले 20 सालों में और अभी हाल के ही 20 साल में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर पाया गया है, तो उत्तराखंड क्षेत्र में है हमें हाल के दिनों में वर्षा का अधिक होना देखा जा सकता है। और एक वीकनिंग जो है रेनफॉल में एक वीकनिंग हमें दिखाई दे रही है लद्दाख रीजन में और हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में भी हमें रेनफॉल में कमी देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार से अगर हम 10%, 50% और 90% की जो वर्षा है उसके अनुसार जो दिन होते हैं वह परिवर्तनशीलता भी हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड क्षेत्र को देखें तो करीब जो 10% वर्षा जो होती है वो अगर हम इस क्षेत्र का एवरेज ले लें तो वो भी जल्दी आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी ये जल्दी ही आ रही है और इसके अलावा जो 50% जो बारिश है टोटल सीजन का वो भी हमें हिमाचल प्रदेश पे जल्दी ही देखने के लिए मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो वर्षा का गमन है यानी कि वापसी, उसमें हमें यहाँ पे देरी देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर ये सभी जो स्थानिक जो रेजोल्यूशन है इस डेटा का उसके अनुसार आप यहाँ पे ये जो नीला रंग है वो आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाता है कि यहाँ से वर्षा थोड़ा देर से जाती है। सो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर एवरेज देखें इन सभी दिनों के लिए, सो जुलाई 5 के आसपास इस पूरे क्षेत्र में 10% वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। जुलाई 31 में 50% तक की वर्षा रिकॉर्ड हो जाती है और 90% वर्षा जो कि औसत है, दीर्घकालिक औसत है, वो करीब करीब सितंबर 12 तक इस पूरे क्षेत्र में आ जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो दैनिक चक्र में जो स्थानिक वितरण है उसका भी हम अध्ययन सैटेलाइट के डेटा के माध्यम से कर सकते हैं। ये TRMM3B42 वर्जन 7 डेटा है जो कि हर 3 घंटे के अंतराल पर उपलब्ध है। सो यहाँ पे जो दैनिक चक्र दिखाया गया है इससे यह पता चलता है कि जो मानचित्र है ये दिखाता है कि करीब करीब जो डेटा सेट है जैसे कि 2:30 बजे रात के 2:30 पर या फिर सुबह के 5:30 बजे, ये ऐसे दो टाइम है जब यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा हमारे हिमालयन रीजन पे रिकॉर्ड की जाती है। सो और दोपहर के जो 2:30 बजे हैं यानी कि 14:30 आवर्स और शाम के 5:30 बजे 17:30 आवर्स यहाँ पे एक और रेनफॉल का पीक देखा जा सकता है। सो ये जो प्रथम शिखर पीक का है वो हमें देर रात में या फिर प्रातःकाल में देखने के लिए मिलता है जो कि इस स्थानिक वितरण से काफी क्लियरली समझ में आता है। उसी प्रकार से सुबह के 5:30 बजे वाला भी। और ये जो दूसरा पीक है रेनफॉल का वो करीब करीब दोपहर में 2:30 बजे 14:30 पर और शाम के 5:30 बजे
हमें इस हिमालय क्षेत्र पर देखने के लिए मिलता है। ये जो द्वितीय शिखर है, ये भौगोलिक वर्षा का इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के दौरान क्या होता है कि पर्वत की सतह काफी गर्म हो जाती है और इस कारण वायुमंडल अस्थिर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त संवहन को बढ़ावा मिलता है और संचयी बादलों का उत्पन्न होता है। इस कारण से सुबह से लेकर देर रात तक का चरम, जो कि रात का चरम माना जाता है, और मॉनसून के दौरान जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली वर्षाएं हैं वो यहाँ पर मेन कारक होती हैं। पर दोपहर के समय में जो पर्वतीय क्षेत्र का गर्म होना और उसके दौरान बनने वाला मुक्त संवहन, वो इस वर्षा का कारक है। और रात के समय में पर्वत का ठंडा होना पर उसके ऊपर वायुमंडलीय क्षेत्र का गर्म रहना और उसके साथ साथ आने वाली मानसून की हवाएं जो कि बे ऑफ बंगाल या फिर अरब सागर से आती हैं, उनका यहाँ पर संचय होना, उसके दौरान हमें अत्यधिक वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये डेटा सेट 25 किलोमीटर के स्थानिक वितरण पे अवेलेबल है, इसलिए हमें काफी फाइन रेजोल्यूशन पे यहाँ पे वर्षा का वितरण देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा की जो चरम सीमा है वो 300 मीटर तक की ऊंचाई तक हमें मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में 300 मीटर की ऊंचाई के अधिक वाले क्षेत्रों में भी दोपहर के समय में वर्षा की चरम सीमा देखी जा सकती है, जैसे कि ये सभी क्षेत्र हैं जो कि 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक वर्षा के अध्ययन के लिए हम उपग्रह डेटा सेट का भी अनुप्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अत्यधिक वर्षा की घटनाएं जिसको हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स या फिर क्लाउड बर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, हालांकि दोनों में कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं। उनको जो भिन्नताएं होती हैं वो उनको जो परिभाषा दी गई है उसी के अनुसार वो भिन्नताएं होती हैं। तो पहले हम देखेंगे जो अत्यधिक वर्षा की घटनाएं हैं, इसको परिभाषित करने के लिए कोई स्थापित मानक परिभाषा नहीं है, और जो शोधकर्ता है वो किसी विशेष स्थान पर वर्षा के सांख्यिकी वितरण के अनुसार उसकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एक वर्षा का वितरण, ये वर्षा का वितरण हो सकता है, ये तापमान का वितरण भी हो सकता है, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए यहाँ पे चित्र ये लगाया गया है। और यहाँ पर हम एक थ्रेशोल्ड मान सकते हैं कि जब भी वर्षा इस जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड इससे अधिक होगी तो उसको हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स का एज अ उसका थ्रेशोल्ड हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम पिछले अध्ययन देखें तो उसमें अत्यधिक वर्षा की घटना के लिए जो एक सीमा इन्होंने तय की है, वो सीमा रही थी 100 मिलीमीटर पर दिन प्रतिदिन और 150 मिलीमीटर प्रतिदिन, जो कि इन सभी शोध पत्रों में दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त यह जो सीमा है वर्षा के लिए, या जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ये फिक्स नहीं होती है भारतीय क्षेत्र में, क्योंकि वर्षा का स्थानिक वितरण बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी उसमें देखने के लिए मिलती है। 100 मिलीमीटर प्रतिदिन की जो वर्षा है, अगर उसको हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट के रूप में परिभाषित करें तो वो परिभाषा सेंट्रल इंडिया के लिए तो हो सकती है, पर 100 मिलीमीटर प्रतिदिन की जो बारिश है उसको हम वेस्टर्न घाट्स के लिए एज अ थ्रेशोल्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे नॉर्मली सामान्यता ही वहां पे वर्षा अधिक होती है, तो उसके लिए जो हमें थ्रेशोल्ड लेना होगा वो काफी अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, गोस्वामी और रमेश का शोध पत्र है, इन्होंने 250 मिलीमीटर प्रतिदिन वाली वर्षा का भी थ्रेशोल्ड इन्होंने अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को परिभाषित करने के लिए किया था। इनके अतिरिक्त, इन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन के अतिरिक्त हम सांख्यिकी के माध्यम से भी कुछ और थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं, जैसे 99% या 99.5% या 99.75%, इन प्रतिशतक को लेकर भी हम अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को हम स्टडी कर सकते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार भी कुछ और अधिक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका प्रयोग हम अत्यधिक वर्षा की घटना का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। और जो भारतीय मौसम विभाग है, उन्होंने कुछ ये हमें 3 और कैटेगरीज अत्यधिक वर्षा की घटना के अध्ययन के लिए दी गई हैं। जैसे कि अगर बहुत भारी वर्षा है तो वो हम इस सीमा के अंदर नाप सकते हैं, 124.5 244.5 मिलीमीटर प्रतिदिन की वर्षा, वो बहुत भारी वर्षा वाले कैटेगरी में आएगी। अत्यधिक भारी वर्षा जो होगी वो 244.5 मिलीमीटर प्रतिदिन की जो घटना होगी वो अत्यधिक भारी वर्षा होगी। और जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जिसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इवेंट्स या ईआरईस कहते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हमें जो वर्षा की तीव्रता की जो सीमा आधारित की गई है वो लेनी है हमें 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। तो अगर हम भारत के पश्चिमी घाट पर अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स रीजन के ऊपर यहाँ पर
रेनफॉल का स्थानिक वितरण दिखाया गया है और यहाँ पर TRMM3B42 वर्जन 7 डेटा सेट का इस्तेमाल किया गया है। स्थानिक वितरण के साथ साथ यहाँ पर जो हिस्टोग्राम दिखाया गया है उससे हम जो 99.5 परसेंटाइल या प्रतिशतक है वो करीब 120 मिलीमीटर प्रतिदिन है और 99.75 प्रतिशतक है वो करीब करीब 150 मिलीमीटर प्रतिदिन का है। तो अगर हम इस चित्र को देखें, ये दीर्घकालिक औसत है वर्षा का और इस चित्र को देखने पर ये पता चलता है कि जो अत्यधिक वर्षा है वो कर्नाटक के क्षेत्र में होती है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र क्षेत्र आता है और केरल में अगर देखें तो जो दीर्घकालिक औसत है वो उतना नहीं है जितना कि कर्नाटक क्षेत्र या फिर महाराष्ट्र में देखा जाता है। अब हम अगर इसी क्षेत्र पर अत्यधिक वर्षा की घटना की आवृत्ति को देखें तो इन दोनों ही कैटेगरीज में, जो कि हाई रेनफॉल इवेंट्स है या फिर एक्सट्रीमली रेनफॉल इवेंट्स है, ये दोनों ही कैटेगरीज में जो हाई रेनफॉल इवेंट्स है वो ज्यादा है कर्नाटक रीजन पर। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इवेंट्स उनकी संख्या काफी ज्यादा है महाराष्ट्र के रीजन में। और इस चित्र में जो ये हमें कलर बार दिखाया गया है, ये नंबर ऑफ इवेंट्स दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि 1998 से लेके 2013 के मध्य इन सभी क्षेत्रों में हुए हैं। उपग्रह डेटा के आधार पर यह उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में भी अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का अध्ययन किया गया है और यहाँ पर अलग अलग प्रतिशतक लिए गए हैं जो कि 98% 99% और 99.99% अगर हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करें तो अगर हम पूरा हिमालयन क्षेत्र ले लेते हैं तो ये जो प्रतिशतक की वैल्यूज हैं काफी कम है और अगर हम विशेष रूप से उत्तराखंड के रीजन को देखें तो जो 99.99% है उसमें जो रेनफॉल की वैल्यू है वो करीब करीब 180 मिलीमीटर पर डे तक जा सकती है। उसी प्रकार अगर हम इसका तुलना करें हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर से, सो इन वाले सभी क्षेत्रों में जो 99.99% है वो उतना अधिक नहीं जाता है। सो सैटेलाइट डेटा सेट क्योंकि ये काफी अच्छे रेजोल्यूशन पर हमें उपलब्ध होता है तो यहाँ पे जो स्थानिक वितरण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का दिखाया गया है, ये स्थानिक वितरण यहाँ पे इनकी संख्या को दर्शाता है। और अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें इन तीनों ही चित्रों का और उसके साथ अगर हम इसकी एलिवेशन के साथ में इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह पाया जाता है कि 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र या अप टू 3000 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की उच्च आवृत्ति पाई जाती है। जहां जहां पर ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा होगी वहां पे अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति उतनी अधिक नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तुलना में उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं अधिक होती हैं। ये सैटेलाइट के डेटा के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अत्यधिक लाल रंग से या फिर यह केसरी रंग से दिखाया गया है, ये वर्षा की घटनाएं हैं जो कि काफी अधिक मात्रा में उत्तराखंड के क्षेत्र में देखी जाती हैं। और इस स्थानिक वितरण जो कि हमें सैटेलाइट डेटा के माध्यम से हम बना पाए हैं और ये काफी हाई रेजोल्यूशन है, इसके अनुसार हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये जो जिले हैं ये अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त हम क्लाउड बर्स्ट जैसी बादल फटने वाली घटना या अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का हम काफी हाई रेजोल्यूशन डेटा जो कि हमें इनसेट के माध्यम से मिलता है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और इस स्पेसिफिक चित्र में जो ये विशेष चित्र है यहाँ पर हमने दिखाया कि किस प्रकार से आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन में ड्रॉप होता है और ये जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वही हम यहाँ पे जो ब्राइटनेस टेम्परेचर सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होता है उसमें भी हम दिखा सकते हैं। और ये जो ड्रॉप होता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन में ये काफी हद तक जो रेनफॉल है उसका एक प्रॉक्सी होता है कि जब जब यहाँ पे हमें ज्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा उन्हीं स्थान पर हमें वर्षा का भी अच्छा खासा मानक प्राप्त होगा। सो इनसेट से आधारित अगर वर्षा ओएलआर और सीटीटी और सीटीएच का डेटा जो कि हमें आसानी से सैटेलाइट डेटा के माध्यम से उपलब्ध होता है, सो अगर हम इन डेटा सेट को देखें तो भारी वर्षा की जो घटनाएं होती हैं उसके दौरान में जो सीटीएच है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। सीटीएच है क्लाउड टॉप हाइट और सीटीटी है क्लाउड टॉप टेम्परेचर। सो क्लाउड टॉप टेम्परेचर में कमी और क्लाउड टॉप हाइट में वृद्धि, यह बढ़ी हुई वर्षा को पुष्ट करता है। और अगर हम इनका वर्गीकरण ISCCP के माध्यम से देखें तो यह जो
घटनाएं होती हैं ये गहरे संवहनी या मध्यम स्तर के क्लाउड के साथ कनेक्टेड होती हैं। और अगर हम 99.5% तक इन सभी चर का देखें तो OLR करीब करीब 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तक जा सकता है। वर्षा 250 मिलीमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की जा सकती है। और जो बादल का शीर्ष तापमान है वो नॉर्मली देखा गया है कि 207 केल्विन तक जा सकता है। और जो बादल की शीर्ष ऊंचाई है वो इन सभी अत्यधिक वर्षा की घटना के दौरान 19.6 किलोमीटर तक भी जा सकती है। इसी प्रकार सैटेलाइट डेटा सेट का अध्ययन हम बादल फटने से पहले और उसके बाद में वर्षा बैंड की स्थिति और तीव्रता को देखने के लिए भी कर सकते हैं। और यह जो चित्र है यह लेक क्लाउडबर्स्ट इवेंट के लिए यहाँ पे प्लॉट किया गया है। यह इवेंट 5 से 6 अगस्त 2010 के मध्यम हुआ था। और इस डेटा को देखने के लिए हमने इनसेट के IMR प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। और जिस तरीके से हम यहाँ पे वर्षा के जो ये बैंड से इनका प्रोपेगेशन, इनका प्रवाह हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो यह टाइम पीरियड है 21 GMT, जो रात के करीब करीब मध्य रात्रि का समय है, यह वह समय है जब लेह के ऊपर बादल फटने की घटना रिपोर्ट हुई थी। सो यह सभी जो वर्षा का प्रवाह है भारतीय क्षेत्र के ऊपर, ये अच्छे प्रकार से इस इनसेट डेटा के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जो ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा है उसका पश्चिम एशिया से उठने वाले धूल के कणों का भी अच्छा खासा इनमें सहसंबंध है। और यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये मॉडिस के माध्यम से प्राप्त हमारे पास एरोसोल्स हैं। मॉडिस एक सैटेलाइट सेंसर है, उसी प्रकार माइजर से भी प्राप्त एरोसोल्स हैं। तो ये जो एरोसोल कण है या फिर धूल के कण जो कि पश्चिमी एशिया से निकलते हैं और यहाँ पर आच्छादित रहते हैं। और इस प्रकार अगर हम इनका सहसंबंध आपस में स्थापित करें तो यह जो एरोसोल के कण है उनका अच्छा खासा सहसंबंध भारतीय क्षेत्र में होने वाली रेनफॉल के साथ पाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि अगर पश्चिमी एशिया में 7 दिनों तक धूल का अगर दमन किया जाए, यानी कि धूल का उत्सर्जन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, तो भारतीय क्षेत्र में जो वर्षा है वह भी व्यवस्थित रूप से कम होने लगती है। और यह भी सुझाव दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का दमन पश्चिम एशिया में लगभग 10 दिनों तक धूल के दमन के बाद देखा गया है। तो करीब एक हफ्ते या 10 दिन के दौरान में जब जब हम धूल का उत्सर्जन इन क्षेत्रों के ऊपर से कम करते हैं तब भारतीय क्षेत्र के मॉनसून में कमी आती है। तो एक तरीके से जो सैटेलाइट के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से यह सहसंबंध की हम अच्छे खासे प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा वो काफी सिग्निफिकेंट तरीके से और भी अधिक जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन में होने वाले एंसो, अल्नीनो और लानीना, या फिर हिंद महासागर में घटित होने वाली घटनाएं जो कि इंडियन ओशन डायपोल के नाम से जानी जाती है, या फिर हिंद महासागर द्वीपगुच्छ, इनके साथ भी इनका अच्छा खासा संबंध पाया गया है। तो यहाँ पर इस एनिमेशन में अगर हम देखें तो तरंगों की एक श्रृंखला को दिखाया गया है जिसमें केल्विन तरंगे भी कहते हैं। और ये जो मार्च और अप्रैल के दौरान भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में गर्म पानी को पश्चिम, यह संकेत विकासशील अल नीनो का भी प्रारंभिक संकेत है जो कि 24 अप्रैल 2023 में रिकॉर्ड किया गया था। और यह हमारा हिंद महासागर द्विध्रुव का सकारात्मक चरण के दौरान यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। जब भी हिंद महासागर द्विध्रुव सकारात्मक चरण में होता है तब भारतीय क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा दर्ज की जाती है। और जब हिंद महासागर द्विध्रुव नकारात्मक चरण में होता है तब भारतीय क्षेत्र में अच्छी वर्षा दर्ज नहीं की जाती है। इसके साथ ही हम इस व्याख्यान को विराम देते हैं। धन्यवाद।